गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति का अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्रांस की क्रांति जिसने पूरे विश्व पर बहुत प्रभाव डाला था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा है कि इतिहास में शायद किसी दूसरे काल पर इतना कभी नहीं लिखा गया जितना फ्रांस की राज्य क्रांति पर। इसके कुछ लोगों ने इसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी, तो कुछ लोगों ने इस पर अपनी आक्रोश जाहिर किया था। जैसे अगर हम कांट की बात करें या हीगल की बात करें या वर्ड्सवर्थ की बात करें, इन्होंने इस क्रांति पर काफ़ी खुशी व्यक्त की थी। तो एडम ड बर्ग थे जिन्होंने इस पर आक्रोश जाहिर किया। 19वीं सदी की जो सबसे मुख्य घटना यूरोप में घटी थी, उन पर किसी न किसी तरह से फ्रांस की क्रांति ने काफ़ी असर डाला था। तो आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके कारण क्या कारण हुए और क्या परिणाम हुए, इसके अध्ययन पर चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में ऐसी स्थिति पैदा की जिससे पुरानी राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो लड़खड़ा गई। 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक के काल का वर्णन अगर हम 4 शब्दों के अंतर्गत करें तो हम कह सकते हैं क्रांति, युद्ध, निरंकुशता और साम्राज्य। हिंसा से ओतप्रोत क्रांति का जो अंत था वो युद्धों से हुआ था, और इसके बाद में एक सैनिक अर्थात नेपोलियन की निरंकुशता आई, और इस सैनिक निरंकुशता ने नेपोलियन की सीजर जैसी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया, जो हम नेपोलियन बोनापार्ट चैप्टर में देखेंगे। किस तरह से नेपोलियन ने एक विशाल साम्राज्य के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, और लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि यूरोप के राष्ट्रों का आधुनिक स्वरूप क्रांति के संदेश को सुनकर, क्रांतिकारी लड़ाइयों में तपकर और नेपोलियन के कड़े शासन का अनुभव प्राप्त कर उसकी निरंकुशता से मुक्ति पाने का संघर्ष करके बना था। फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के साम्राज्य एवं युद्ध जो इनसे संबंधित रहे, उनका महत्व है वह विश्व के यूरोप के बहुत से देशों पर पड़ा था। साधारणतः इस क्रांति का जो प्रारंभ है वो 1789 ईस्वी से माना जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ। देखिए, ये जो दुर्ग था, इसमें बहुत से विद्रोहियों को, जो राजतंत्र के विरोधी थे, उन्हें कैद करके रखा जाता था। तो क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग से उनको आज़ाद करवा लिया, और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति, कोई भी क्रांति बिना किसी कारण के संभव नहीं है। सभी क्रांति के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होते हैं। उसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति को बोधगम्य बनाने के लिए उसे 5 कारणों में विभाजित किया जाता है। क्रांति के राजनीतिक कारण, क्रांति के सामाजिक कारण, क्रांति के आर्थिक कारण, बौद्धिक जागरण और क्रांति के तात्कालिक कारण। सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की ओर ध्यान देंगे। क्रांति के राजनीतिक कारण, निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था तथा राजा स्वयं को पृथ्वी एवं परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था। यानी कि राजा जो था वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। तो फ्रांस की क्रांति के बीज लुई 14वें के शासनकाल से ही निहित होने लगे थे। लुई 14वें के शासनकाल जो टाइम पीरियड है 1643 से लगभग 1715 रहा था। इसमें फ्रांस का जो निरंकुश राजतंत्र था वह अपने गौरव एवं शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उसने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया। वह मैं ही राज्य हूँ। देखिए, आई एम द स्टेट,
इसका मतलब है जो मैं कहूँगा वही कानून है। वह अपनी इच्छा अनुसार ही कानून बनाता था, कर वसूल करता था और राजकीय आय को, जो कि प्रजा की आय होती है, उसको मनमाने ढंग से खर्च करता था। इसी तरह से अगर हम लुई 16वें की बात करें तो लुई 16वां कहा करता था कि कोई भी चीज़ इसीलिए कानूनी है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राजाओं की निरंकुशता कितनी बड़ी हुई थी। राजा अपने राज्य में जिसे चाहते उसे कैद कर सकते थे, वह भी बिना मुकदमा चलाए, और सजा दे सकते थे। राजा ही नहीं, उसका कोई कृपा पात्र भी इस अधिकार का उपभोग कर सकता था। यानी कि राजा का अगर बहुत कोई चहेता व्यक्ति है तो वो भी उसके इस अधिकार का उपभोग कर रहा था। इसके लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र, राज्य की एक मोहर लगी होती थी, मुद्रा लगी होती थी, ऐसे पत्र की आवश्यकता होती थी। ऐसे पत्र राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और दंड देने के लिए जारी किए जाते थे। परंतु राजा के कृपापात्र ऐसे मुद्रायुक्त पत्र प्राप्त कर लेते थे जिनमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का स्थान खाली रहता था। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी वो सुरक्षित नहीं थी। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो राजा पूर्णतः स्वेच्छाचारी, यानी कि उस पर कोई अंकुश नहीं था, एवं असीमित शक्तियों का उपभोग करने वाला था। राजा के इन असीमित अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने वाली कोई सभा या संसद भी नहीं थी। एक्चुअल में देखिए, फ्रांस में एक एस्टेट्स जनरल नामक एक प्रतिनिधि सभा अवश्य थी, किंतु 1614 ईस्वी के बाद उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अतः लोग इसके चुनाव एवं संगठन की जानकारी तक भूल चुके थे। ऐसी स्थिति में यदि फ्रांस में कोई संस्था थी जो राजा के स्वेच्छाचारी आचरण पर अंकुश लगा सकती थी, वह थी पार्लियामा। फ्रांस में टोटल 13 पार्लियामा थी। इनमें जो पेरिस की पार्लियामा थी वो सबसे अधिक शक्तिशाली थी। एक्चुअल में ये जो पार्लियामा थी वो कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी, अपितु इनकी स्थिति उच्च न्यायालयों के समान थी, हाई कोर्ट्स की तरह थी। न्याय करने के अतिरिक्त पार्लियामा का कोई प्रमुख कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना था। पार्लियामा किन्हीं आदेशों को पंजीकृत करने से मना कर सकती थी और विरोध प्रदर्शित कर जनता का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। परंतु राजा यदि दोबारा उसे निर्देश दे तो पार्लियामा को उस आदेश को पंजीकृत करना पड़ता था, यानी कि एट लास्ट राजा की बात मानी जाती थी। अन्य संस्थाओं के अभाव में पार्लियामा सरकारी नीतियों के प्रति जनता का ध्यान यदाकदा आकृष्ट कर भी लेती थी और लोगों को ये बताती थी कि देश के मूलभूत कानून को मनमाने ढंग से बदलने का अधिकार राजा का नहीं है। परंतु धीरे धीरे सब चीज़ें वंशानुगत होती चली गई। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है लुई 15वें की अकर्मण्यता। देखिए, लुई 14वें के जो उत्तराधिकारी थे लुई 15वें 1715 से 1774, बिल्कुल एक अकर्मण्य शासक था। उसने शासन तंत्र को सुधारने की बजाय, उसने शासन तंत्र में कोई सुधार करने के बजाय विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। जब उसके कुछ योग्य परामर्शदाता, उसके जो सलाहकार थे, ने उसे सुझाव दिया कि फ्रांस में सुधार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है, तो लुई 15वें ने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में मेरा समय तो कट ही जाएगा। मतलब उसमें सुधार करने के बजाय अपने टाइम को निकल जाने दिया। तो ये लुई 15वें के स्टेटमेंट थे कि वर्तमान व्यवस्था में मेरा समय तो कट ही जाएगा। उसके शासनकाल में फ्रांसीसी राजतंत्र अपमानित होने लगा तथा फ्रांस का विदेशों में भी अपमान होने लगा। स्वयं जब लुई 15वें की मृत्यु हुई तो उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यानी कि जाते जाते वो ये बात जान चुके थे कि फ्रांस की स्थिति बहुत अत्यधिक खराब हो चुकी है। इस तरह से शायद अगर वो कुछ करते तो फ्रांस की राज्य क्रांति नहीं होती। तो लुई 15वें की अकर्मण्यता। उसके बाद आते हैं लुई 16वें। लुई 16वां लुई 15वें की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। आपने देखा कि कैसा निराशाजनक माहौल था। उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी।
उसमें न तो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता थी और न ही वह किसी दूसरे की सलाह समझ सकता था। वह बुद्धिहीन था और अपना कार्य जो था वो निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद करता था। राज्य की समस्याओं में उसे कोई विशेष रुचि नहीं थी। ऐसे में उस पर उसकी पत्नी मैरी आंतवानेत का भी बहुत अधिक प्रभाव था, जो ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। उसमें निर्णय लेने की क्षमता थी, किंतु वह अभिमानी, जिद्दी महिला थी जो कि फिजूल खर्च करती थी। उसे राजकार्यों के संचालन में कोई रुचि नहीं थी। वह लुई को न तो सलाह दे सकती थी और न ही उसके हित की बात सोच सकती थी। वह हमेशा अपने लोभी जो चाटुकार होते हैं, जो आसपास मंडराते रहते हैं, उनसे घिरी रहती थी, जो उस समय की व्यवस्था से लाभ उठाने में नहीं चूकते थे। ऐसी व्यवस्था में फ्रांस का जो पतन था, वो राजतंत्र का जो पतन था वो निश्चित था। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं विंसेंट कॉनिन। उनके विचारों में फ्रांस के राजा लुई 16वें और उसकी रानी मैरी आंतवानेत का इतिहासकारों ने काफ़ी गलत चित्रण किया है, लेकिन बाकी सभी इतिहासकार राजा रानी का निष्पक्ष एवं संतुलित वर्णन करते हैं।